हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इलियम साइंस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई या परमाणु त्रिज्या। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या है और फिर देखेंगे कि इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो है न्यूक्लियस और वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा हो गया? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियाई कहलाती है। अब एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर देखते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर देखा जाएगा वो है परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रैनिंग इफेक्ट। सेकंड फैक्टर हम लेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोषों की संख्या। तो इस टॉपिक में वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं जो एटॉमिक रेडियाई है उसको अफेक्ट करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर है वो है परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहेंगे। अब ये शील्डिंग इफेक्ट है या जो परिरक्षण प्रभाव वो कब उत्पन्न होता है? अगर आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें परिरक्षण प्रभाव कभी नहीं होगा। ये जो इफेक्ट वो देखा जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब ये उत्पन्न कैसे होता है हम ये देखते हैं कि ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर टू टाइप के फोर्स वर्क करते हैं। पहला जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, जो कौन सा होता है? आकर्षण बल होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगता है, और वो कौन सा होता है? प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स होता है। अब इन दोनों फोर्स दोनों विपरीत नेचर के हैं, एक रिपेल कर रहा है दूसरा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन दोनों ही विपरीत नेचर वाले फोर्स का जो संयुक्त प्रभाव होता है, संयुक्त प्रभाव ये होता है कि ये जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस का जितना आकर्षण या अट्रैक्शन महसूस करना चाहिए था उससे ये क्या करता है? हमेशा कम करता है। तो आंतरिक सेल या इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन क्या कर दिया? कम कर दिया। इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का किया गया कम आकर्षण बल ही क्या कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो टोटल जो रिपल्सन है वो क्या कहलाएगा? शील्डिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन होगी कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का किया गया कम आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। या फिर मैंने कहा कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का कुल इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो रिपल्सन लग रहा है वही क्या कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव कहलाएगा। अब ये कब क्रिएट होता है? ये मैंने आपको बताया कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो एक तरफ से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, वो एक दीवार की तरह काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम हो गया। जैसे जैसे आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल भी क्या होगा? कम होगा। और कम होने से क्या होगा? इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ये इससे थोड़ा नाभिक से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा दूर चला जाएगा। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल में क्या होती है? कमी। किस पर? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर आपको समान कोष दिया जाए, एक ही कोष के लिए परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखा जाए, तो उस सेल के सबसेल के लिए सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होगा वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? एस सबसेल के द्वारा। और सबसे कम किसके द्वारा किया जाएगा? एफ के द्वारा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि n की वैल्यू अगर आपको 4 दी जाए, फोर्थ सेल की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसेल होता है एक तो होता है 4s, फिर होता है 4d सबसेल, 4p सबसेल, फिर 4d और फिर होता है 4f सबसेल।
तो अगर शील्डिंग इफेक्ट देखा जाए कि कौन से सबसेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, वो होगा 4s का इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम कौन सा करेगा, 4f का इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है एस सबसेल का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे पूर शील्डिंग कौन करता है, एफ सबसेल करता है। ये जब हम ऑर्डर देखेंगे तो हम बात करेंगे एक ही सेल के सबसेल की बात करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा और इसका कम होगा। अब मैंने इसको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। ये इनर सेल हो गया, वैलेंस सेल हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन देखना है। तो ये जो अंदर मैंने लिया वो कौन सा है, एस कक्षक या एस सबसेल हो गया। ये इसकी भेदन क्षमता या पेनेट्रेटिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और दूसरा स्फेरिकल होता है। इस कारण से क्या होता है कि ये जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से क्या हो जाते हैं, प्रॉपर्ली परिरक्षित या सील्ड हो जाते हैं। सील्ड होने के कारण अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या करेगा, कम करेगा। तो अगर एस सबसेल प्रेजेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन है उसमें, अर्थात एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा सबसे अधिक शील्डिंग की जाती है, जिसके फलस्वरूप जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो नाभिक का जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। अब हम क्या लेते हैं कि जो एफ सबसेल है उसकी सबसे पूर शील्डिंग क्या होती है, ये देखते हैं। इसकी पेनेट्रेटिंग पावर और इसके जो शेप होता है उसका वो कैसा होता है, विस्तृत या डिफ्यूज होता है। इस कारण से ये इस आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से परिरक्षित या शील्ड नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या होगा, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से क्या होगा, अट्रैक्टेड रहेगा। तो जब इस एफ सबसेल ने इस वैलेंस सेल को इस न्यूक्लियस से पूरा परिरक्षित नहीं किया है, पूरा शील्ड नहीं किया है, तो न्यूक्लियस का इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एस के केस में जो शील्डिंग है वो सबसे अच्छी होगी, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल या अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। और एफ को देखते हैं तो जो शील्डिंग होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। जब शील्डिंग सबसे कम है तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगना वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मैंने आगे भी आपको बताया था कि आप इसको क्या करोगे, लर्न करोगे, ध्यान रखोगे। तो इस तरह से हमने देखा कि समान सेल के लिए जो सबसेल है उनके परीक्षण प्रभाव का ऑर्डर ये हमें मिलता है। तो परीक्षण प्रभाव बढ़ा तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। अब जो एटॉमिक रेडियस होती है, परमाणु त्रिज्या होती है, वो प्रभावी नाभिक के आवेश के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या हुआ, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। और परीक्षण प्रभाव कब बढ़ेगा, जब आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा। परीक्षण प्रभाव बढ़ने से जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण क्या होगा, कम होगा। और जब वैलेंस सेल का आकर्षण कम होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोनों पे। जो एटॉमिक रेडियस है उसको जो अफेक्ट करने वाला दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रभावी नाभिक के आवेश, या बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको अपन जैब के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्रभावी नाभिक के आवेश है क्या, हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस था और ये इनर सेल और यहाँ था वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता कोश का इलेक्ट्रॉन। अंदर हमने क्या लिए थे, ये लिए थे आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, इसको पता था आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। लेकिन नाभिक क्या चाहता है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आकर्षण चाहता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में तो कौन सा बल आया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया था, आकर्षण बल आया था। और यहाँ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आया था, हमें प्रतिकर्षण या रिपल्सन मिला। तो इस रिपल्सन मिलने से क्या हुआ कि इस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था उससे क्या लगता है, कम लगता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस न्यूक्लियस का जो वास्तविक आकर्षण बल लग रहा है वही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये निकाला जाता है नाभिकीय आवेश में से जो परिरक्षण नियतांक सिग्मा की वैल्यू हम घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है, जेड इफेक्टिव। जो परिरक्षण नियतांक है वो स्लेटर रूल के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है।
और नाभिकीय आवेश है वो हो जाएगा हमारा एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा, इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ये पास में आएगा, तो आकार क्या हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा। अब देखो एटॉमिक रेडियाई और प्रभावी नाभिकीय आवेश में रिलेशन होता है। एटॉमिक रेडियाई प्रभावी नाभिकीय आवेश के बीच क्रमानुपाती होती है। तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है, क्या हुआ, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर मैंने बताया कि क्या होगा, आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पास में आएगा, और पास में आएगा तो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या उसकी घट जाएगी। क्लियर है? चलो अब नोट डाल के पॉइंट लिखा है कि अगर हम एक पीरियडिक टेबल में, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कहां जाना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे हमें इसको यूज देना है। और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो साइज हमेशा क्या होनी है, कम होनी है। देखिए परमाणु त्रिज्या कोषों की संख्या के समानुपाती होती है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या हो जाएगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण घटेगा, जिससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर जाएगा, तो साइज क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। चलो देखते हैं कि जो अब तक हमने जो पढ़ा, एटॉमिक रेडियस का रिलेशन परीक्षण प्रभाव के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, और कोषों की संख्या के वो समानुपाती होती है। ये फैक्टर हमने अभी पढ़े, समराइज कर दिए। अब हम एक जनरल बात करते हैं कि आप जब पीरियडिक टेबल में, पीरियड में कहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, नाभिक का आकर्षण, नाभिक का आकर्षण क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, वो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में आएगा, तो आकार क्या होगा, घटेगा। तो आवर्त में हम क्या करेंगे, परमाणु त्रिज्या, पीरियड में परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस क्या बोलेंगे, डिक्रीज होगी। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में हम कहाँ चलेंगे, टॉप टू बॉटम चलेंगे, तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होगा, उसमें कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो जब शेल का नंबर बढ़ता है, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा, उससे क्या होगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण क्या होगा, घटेगा, और ये घटता है तो परमाणु त्रिज्या जो एटॉमिक रेडियस है, जब नाभिक की आवेश घटा तो क्या हो जाएगा, वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा, तो दूर जाने पर क्या हो गया, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ये कॉमन ट्रेंड है, वो आप लोग याद रखोगे। अब हम देखते हैं सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है उनकी एटॉमिक रेडियस देखते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, लिथियम से स्टार्ट होता है और कहाँ जाता है, वो फ्लोरीन तक जाता है। तो फ्लोरीन तक जाएगा तो मैंने आपको अभी बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने से मैंने अभी कहा था जो परमाणु त्रिज्या हुई वो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब लिथियम सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है? तो साइज क्या होगी, घटनी है। क्या ये सेम ट्रेंड 3D सीरीज में फॉलो होता है या नहीं होता है? इसमें रेगुलर है, इसमें कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं आई है। ऐसा नहीं कि बीच में जाके कांस्टेंट हो गई, ऐसी वैल्यू कहीं नहीं, कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। क्या सेम ट्रेंड 3D सीरीज में फॉलो होगा या नहीं होगा? तो जब हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो स्कैंडियम से लगाकर Mn तक तो क्या होती है, घटती, क्योंकि अपन ये कहाँ, क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में ही चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो ये डिक्रीज होती है। फिर वैल्यू बताती है कि इनकी जो रेडियस है ऑलमोस्ट क्या मिलती है, इक्वल मिलती है। फिर कॉपर से जिंक को वापस देखते हैं तो वो क्या होता है, जिंक की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लेकिन ऑल ओवर क्या होती है, डिक्रीज ही होती है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, उसका जो रीजन है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक क्वेश्चन और है अपने पास कि अगर हम बात करें ग्रुप की, जैसे मैंने आपको दिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये हम ग्रुप में कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो देखो ग्रुप में जब ऊपर की टॉप से बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ते, अभी बताया था। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, बढ़ती है ना। तो हीलियम, हाइड्रोजन तो होगा छोटा और पोटेशियम की साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। जब हम ये अप्लाई करते हैं किसमें, डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं आपको बताता हूँ स्कैंडियम, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे स्कैंडियम, इट्रियम,
और लैंथेनम। स्कैंडियम के आगे आता है टाइटेनियम, फिर यहाँ था जिरकोनियम और यहाँ था हैफनियम। ये जो एलिमेंट थे वो 3D सीरीज के थे और ये 4D सीरीज, और ये था अपना 5D सीरीज का। तो जब आप स्कैंडियम से लैंथेनम की तरफ जाते हो तो कहा जाता है कि जो साइज होती है वो साइज कंटिन्यूअसली बढ़ती है। तो स्कैंडियम की साइज मैं बोलूं तो लैंथेनम की साइज ये होती है, बड़ी, बिल्कुल बड़ी है। लेकिन जब आप इस फोर्थ ग्रुप, कौन सा, फोर्थ बी या फोर्थ ग्रुप, ये कौन सा था, थर्ड बी था या थर्ड, तो फोर्थ बी या मैं कह सकता हूं थर्ड बी के आगे वालों में ग्रुप में हम देखेंगे तो 3D से 4D में आए तो क्या हुई, साइज बढ़ेगी। लेकिन जब 4D से हम कहा जा रहे हैं, 5D में जा रहे हैं, तो इनकी साइज मिलती है अप्रोक्सीमेट क्या मिलती है, सेम मिलती है। जबकि ग्रुप में क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी ना। ऐसा क्यों हुआ,